So good morning students. Our next chapter is phase equilibrium. phase equilibrium कि इसमें डिफरेंट फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगी, डिफरेंट फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि वो होती है तीन चीज़ें। देखो, फेज रूल जो होता है उसके अंदर आपके पास तीन वर्ड्स यूज होंगे। फर्स्ट इज फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज को रिप्रेजेंट करोगे पी से, कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करोगे सी से, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करोगे आप एफ से। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स आर फिजिकल स्टेट। देखो, फेज और फिजिकल स्टेट दोनों अपने आप में डिफरेंट चीज होती है। फिजिकल स्टेट जनरली हमने पढ़ी है कि जनरली 3 स्टेट्स होती है, वैसे 5 होती हैं। ठीक है, जनरल जो आप पढ़ते हो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन भी होती है। ठीक है, बट फिजिकल स्टेट और फेज अपने आप में अलग अलग चीज है। ठीक है, तो फेज की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो फेज पढ़ने में आपको 2 चीजें पता होगी। एक तो होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है, फिजिकली डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग चीजें पढ़ोगे। एक होमोजीनियस, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें किसी भी चीज की, अगर हम जैसे ये बीकर है, इसके अंदर आपने 10 ml वाटर ले लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर, चाहे आप इस पॉइंट पे बात कर लो, चाहे मिड पे कर लो, चाहे इस बाउंड्री पे कर लो, कंपोजिशन हर जगह पे कंपोजिशन क्या है, सेम है। कि हर जगह पे वाटर की कंपोजिशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द सॉल्यूशन। थ्रू आउट द सॉल्यूशन इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम, चाहे आप बल्क में बात करो या बाउंड्री पे। ऐसे 10 ml वाटर है या 50 ml वाटर है, दोनों के अंदर ही क्या है, वाटर है, और दोनों में किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे वाटर की कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन का एक तरीके से मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंपोजिशन, कंसंट्रेशन, अमाउंट, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब तो क्या होता है कि हर जगह पे इक्वल। दूसरी जो टर्म आएगी इसमें वो आती है फिजिकली डिस्टिंक्ट। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब कि जिनको हम देखने से ही अलग कर सकते हैं। और कई जगह पे ऐसा होता है कि हम देख नहीं सकते, बट देखने के अलावा मैकेनिकली वो सेपरेबल हो। मैकेनिकली देखो 2 सेपरेशन हो सकते हैं, एक तो केमिकल सेपरेशन और एक मैकेनिकल सेपरेशन। लगभग ऑलमोस्ट चीजें जो है, ऑलमोस्ट कंपाउंड्स, उनको आप केमिकली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है भाई, रिएक्शन को आगे चला के, रिएक्शन को तोड़ के, जैसे कोई भी CaCO3 है वो टूट जाएगा CO प्लस CO2 में, तो हमें केमिकली उनको सेपरेट नहीं करना है। जो मैकेनिकली सेपरेबल हों उनको बोलते हैं कि फिजिकली डिस्टिंक्ट, कि वो क्या है, फिजिकली अपने आप में अलग है, कि उनकी बाउंड्रीज उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे द 2 things which are mechanically separable not chemically are known as physically distinct things। बहुत इसमें क्या है भाई, वाटर है, वाटर के बाहर खाली हवा है। भाई वो बीकर में आपने वाटर लिया, वाटर के बाहर क्या है, हवा है। तो यहाँ पे बीच में एक बाउंड्री बनी हुई है, पानी के ऊपर एक लेवल बना हुआ है ना, कि एक बाउंड्री है जो हवा को और वाटर को दोनों को अलग अलग कर रही है। ठीक है, तो एक बाउंड्री सरफेस बना हुआ है। ऐसे अगर आप इसमें बात करते हो, देखो इसमें क्या हुआ है कि कोई भी एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर फिल किया, उसमें आपने 2 स्टोन्स डाल दिए। ठीक है, तो दोनों स्टोन क्या है, अपने आप में अलग अलग काउंट होंगे। दोनों स्टोन इसमें क्या है, अलग अलग काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को आप एक को उठा के अलग रख सकते हो, दूसरे को उठा के अलग कर सकते हो। या क्या करते हो, दोनों को फिल्टर कर लो, दोनों को छान लो, छानने के बाद क्या करो, दोनों को अलग अलग रख सकते हैं हम। तो ये क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है। 2 ये और एक ये जो लिक्विड फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फेजेज है, 3 फेजेज है। यहाँ पे क्या है, कितने फेजेज है, 3 फेजेज है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट कितनी है, अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हो तो यहाँ पे 2 ही है भाई। 2 तो सॉलिड में आ गई, तो एक सॉलिड स्टेट है और दूसरी क्या है, लिक्विड स्टेट है। बट यहाँ पे अगर आप फेज की बात करते हो तो फेज कितने हो गए मेरे, 1, 2 और थर्ड इज वाटर, देन 3 फेजेज। ठीक है, बिकॉज ईच सॉलिड हैज डिस्टिंक्टली सेपरेबल, हर एक सॉलिड को आप अलग अलग रख सकते हो। ठीक है,
जैसे ब्रास होता है, ब्रास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कि ब्रास जो है कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो कोई होमोजीनियस मिक्सचर अलग है तो आप उसको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, केमिकली अलग कर सकते हो, बट हमें देखना है क्या ये फिजिकली अलग हो सकते, नहीं हो सकते। तो ब्रास सिर्फ आपका एक ही फेज काउंट होगा। ब्रास में कौन सा फेज काउंट होगा, एक। कहीं पे भी अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोला हुआ है या आइडियल सॉल्यूशन बोला हुआ है, इसका मतलब वो कंप्लीटली क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और जब होमोजीनियस मिक्सचर हो गया तो कितने फेज हो गए, 1। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए स्टोन, किसी एक सॉल्यूशन में एक स्टोन है तो वहां पे कितना हो गया, एक स्टोन और एक सॉल्यूशन दूसरा, तो कितने फेजेस हो गए, 2। एल्कोहल प्लस वाटर, ये क्या है, पोलर, डिसॉल्व्स इन पोलर। एल्कोहल वाटर दोनों आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। क्या आप पता कर सकते हो कौन सा पार्ट, फिर इसमें भाई दारू पीते हो उसमें पानी मिलाते हो, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे मेरी पानी है और यहाँ पे मेरा दारू है, ठीक है। जब आप शुरू शुरू में डालते हो तो आपको ये लगता है पानी नीचे जा रहा है, अल्कोहल ऊपर आ रहा है, पर फाइनली तो क्या हो जाता है, मिक्स। एक बार मिक्स होने के बाद क्या उनको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिजिकली उनको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फेज हो गया। ऑयल और वाटर, पानी में आप ऑयल को कितना ही मिक्स कर लो, ऑयल अपने ऊपर बाउंड्री बना लेगा। ऑयल क्या करेगा, ऐसे ऊपर एक बाउंड्री बना लेगा, नीचे क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो ऑयल और वाटर दो अलग अलग फेजेस हो गए, ठीक है। तो कितने फेज हो गए, 2 फेजेस। तो जनरली आपके पास सरफेस बाउंड्री बिटवीन 2 फेजेस नाइदर अबव, जो सरफेस बाउंड्री होती है जनरली क्या होता है कि जब हम फेजेस को डिस्क्राइब करते हैं, फेजेस की डेफिनेशन देते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए, इनकी एक अपनी सरफेस बाउंड्री होगी, हर फेज की अपनी एक सरफेस बाउंड्री होगी। तो जो ये बाउंड्री होती है ना, ये इमेजिनरी होती है, नाइदर अबव द लेयर नॉर बिलो द लेयर। कि जैसे अगर इसमें बात करते हो तो ये नहीं है कि जहां पे आपको ऑयल दिख रहा है वो बाउंड्री है, जहां पे आपको वाटर दिख रहा है वो एक बाउंड्री है, नहीं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से आप ये बता सकते हो कि भाई इससे नीचे आओगे तो पानी है, इससे ऊपर जाओगे तो ऑयल है, ठीक है। वो जो इमेजिनरी थिंग है, कई बार अभी तो आपको वो दिख रही है, कई बार ऐसा होता है वो आपको दिखती भी नहीं है, बट आप जैसे स्टोन वाला है तो स्टोन वाले में आप क्या कहोगे, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एग्जैक्टली तो मैं इस पॉइंट को क्या अलग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ हाँ कहीं पे बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां इसके अंदर की तरफ चलोगे तो स्टोन है और बाहर की तरफ चलोगे तो वाटर है, वो बाउंड्री है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इमेजिनरी भी हो सकती है और एक रियल चीज भी हो सकती है, जिसे मैं सरफेस बाउंड्री बोलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है NaCl सॉलिड एंड वाटर लिक्विड। क्या हो गया, एक NaCl सॉलिड, दूसरा वाटर लिक्विड। यहाँ तो स्टेट भी 2 है और फेजेस भी 2 है। NaCl प्लस वाटर ऐसे बोल दे तो जैसे अल्कोहल वाटर में मिक्स हो गया था, ऐसे NaCl वाटर में मिक्स हो जाता है, या लिख दे NaCl एक्वस, तो वहां पे कितने फेज काउंट करोगे आप, 1। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन में हम क्या यूज किया है, होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स by a definite boundary surface and mechanically separable from other parts। जो 4 चीजें हमने अलग अलग लिखी थी, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली उनको अलग कर सके, कैसे अलग कर सके, मैकेनिकली सेपरेबल हो और एक बाउंड्री से वो अपने आप को अलग करता हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हो आप, उस पार्ट को बोलते हैं फेज, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन, किसी का भी अगर एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है तो वहां पे फेज क्या काउंट होगा, 1। नंबर ऑफ फेजेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट। की कहीं पे अगर सॉलिड और गैस है तो वहां पे ये मान के चलो कि 2, अगर आपके पास फिजिकल स्टेट है तो 2 तो होंगे ही होंगे, 2 तो आपके पास फेजेस होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बुक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुक के एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस। कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है तो फेज कितना होगा, 1। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, वो गैसेज जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, तो रिएक्ट नहीं कर रही, बट अगर आप डिफरेंट गैसेज को मिक्स कर देते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
मिक्स करने के बाद सबको एक बैलून में फिल कर दिया, क्या आप बता सकते हो कौन सी नाइट्रोजन और कौन सी ऑक्सीजन? नहीं बता सकते। इसका मतलब वो क्या हो गई? फेज वहां पे 1। मिक्सिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड आपस में मिक्स कर जाएंगे तो भी क्या बना लेगा? सिंगल फेज। नॉन मिक्सिबल लिक्विड, जैसे ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल दिया या CCl4 और वाटर का, ये अपने आप में कितने फेजेस कंसिडर कर लेगा? 2। एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी चीज का एक्वस सॉल्यूशन है तो फेज क्या होगा? 1। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्सेस सॉल्ट, इसका मतलब क्या हो गया है? सैचुरेटेड एक्सेस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन तो है बट वो सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाता है कि देखो एक्वस है, इसका मतलब वाटर में सॉल्यूशन है, बट जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? चीनी में, पानी में चीनी को तब तक घोलो जब तक वो अपने आप में ना बच जाए, ठीक है। जब वो नीचे बचने लग गई है, चीनी घुलना बंद हो गई है, उस पॉइंट पे उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो वहां पे एक तो चीनी जो नीचे बच गई वो है, ठीक है, और एक दूसरा क्या है? उसमें वाटर है, और इसमें ये भी बोल रहा है कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट अलग से है, तो सॉलिड सॉल्ट भी हो गया आपके पास, सॉल्यूशन और वाटर के वेपर्स, कि वाटर है, वाटर और सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। इसमें फेजेस हो गए 3। मिक्सचर ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो मिक्सचर है, भाई सॉलिड के मिक्सचर, अगर सल्फर ऑकर्स इन नेचर एज मिक्सचर ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, 2 अलग अलग सॉलिड हो गए तो फेजेस कितने होंगे? 2। आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स, 3 अलग अलग स्टेट्स हैं तो फेज कितने होंगे? 3। डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, डिकम्पोज हो रहा है तो 2 सॉलिड बन गए और 1 गैस, फेज कितने हो गए? 3। सॉलिड कैम्फर एंड कैम्फर वेपर्स, कितने फेज हो गए? 2 अलग अलग चीजें, एक सॉलिड और एक वेपर, 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट है तो मिनिमम फेज कितने होंगे? 2, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है? फेज। ये क्या है कि फेज किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट। सो आपके पास कंपोनेंट क्या कहता है कि कंपोनेंट अगर हिंदी में बात करो तो उतने आदमी पकड़ने हैं जो सारे सिस्टम का पता दे, ठीक है। जैसे ये वाली रिएक्शन है, सॉलिड लिक्विड गैस, आंख बंद करके अगर हमें पता चल जाए कि वाटर ही है, आप एक वाटर को पकड़ लो तो आपको ये पता चल जाएगा तीनों में वाटर 3 अपनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या वाटर H+OH- में ब्रेक कर सकता है, यही इक्विलिब्रियम्स होंगे। मतलब इसमें कंपोनेंट कितना है? एक ही है। कंपोनेंट कितना है इसमें? एक ही है। डेफिनेशन पे अगर आप जाते हो इससे कम समझ में आएगा, इसकी एक रिएक्शन है उससे ये समझ में आएगा हम कैसे निकालते हैं कंपोनेंट। तो डेफिनेशन है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स constitutes by means of which composition of each phase can be expressed either directly or in terms of equal chemical equation, कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज, कि जिससे बाकी सारे फेजेस डिफाइन करे जा सकते हैं। अगर मेरे को एक का पता लग जाए तो बाकी फेजेस को मैं इसके को डिफाइन कर सकती हूँ, वही आपके पास क्या होता है? कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसे निकालने का एक तो सिंपल सा मेथड है कि भाई ये देख देख के कि अगर हमें जैसे ये वाली रिएक्शन है CaCO3 CO+CO2 ये बना रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई मैं इसमें एक चीज को पकड़ के देखूं, मान लो मेरे को पता है कि इसमें CaCO3 है, तो मुझे क्या पता कि भाई CaCO3 जो है वो CaO सॉलिड और CO2 सॉलिड में ही जाएगा। हो सकता है वो CaCO2 प्लस ऑक्सीजन नेसेंट बना ले, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है। बट अगर इसमें से कोई सी 2 चीजें मेरे को पता चल जाए कि एक रिएक्शन में ये है, भाई मेरे पास रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट में एक CO2 बन रहा है, तो थर्ड में बता सकती हूँ कि थर्ड पार्ट क्या बचा होगा? CaO सॉलिड। इसमें अगर आप करके देखोगे तो मिनिमम ये 2 चीजें हैं, कोई भी 2 चीजें कंसिडर कर लो, चाहे ये 2 चीजें मुझे पता है तो उस साइड क्या बनेगा ये मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कंपोनेंट कितने हैं? 2 है। वाटर वाला जैसे था उसमें क्या है? मिनिमम एक वाटर से ही मैं बता सकती हूँ। वाटर खुद ही सॉलिड है तो वो लिक्विड में भी जा सकता है और वहां से वो वेपर्स में भी जा सकता है। तो एक मिनिमम जो क्वांटिटी है वो वाटर है। मिनिमम कंपोनेंट क्या है वाटर में? 1 है। और इस वाली रिएक्शन में आप खाली एक से नहीं बता सकते। अगर आपको CaO पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट CaO बन रहा है,
हो सकता है कहीं से भी बन जाए, CaCO2 होना ही जरूरी थोड़ी ना उधर, भाई कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन भी हो सकता है उधर, वहां से भी बन सकता है। तो मुझे यहाँ पे मिनिमम 2 चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं थर्ड वाले को बता पा रही हूँ। एक मेथड तो ये होता है, दूसरा होता है आपका इस फॉर्मूले से निकालते हो कि C इज इक्वल्स टू N माइनस K। देखो C कंपोनेंट है, N नंबर ऑफ स्पीसीज है, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, N नंबर ऑफ स्पीसीज, और K जो है आपके पास वो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है। रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में एक तो लगती है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी उन रिएक्शंस में लगेगी जिसमें आपके पास आयन्स है। अगर वहां पे स्पीसीज में आयन है, अगर जब मैं स्पीसीज काउंट कर रही हूँ वहां आयन ले रही हूँ, तो मान के चलना इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ये कहती है कि सारे नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन। जब भी सॉल्यूशन होगा आप इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कंसिडर करोगे तो वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस, वहां पे कितनी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियाज, या रिएक्शन ना हो के वहां पे कोई इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहे हो, वो सब कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल ये कहता है नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन, और कंपोजिशन ऑफ कैटायन इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ एनायन। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की वैल्यू 1 होती है। जैसे KCl और वाटर है, ठीक है, अगर इसमें आप सिर्फ KCl और वाटर आप ले नहीं सकते, क्यों, हम इसमें K प्लस भी एग्जिस्ट करेंगे, Cl माइनस भी मानेंगे। मानने को तो हम इसमें H प्लस और OH माइनस भी मान सकते हैं, वो दिखा रही हूँ कि क्यों नहीं मानेंगे, वो अभी बताती हूँ। पहले आप जस्ट ये कंसिडर करो कि जब ये एक्वा सॉल्यूशन है KCl का, इसका मतलब वहां पे वो ब्रेक होंगे, ठीक है। जब ब्रेक होंगे तो क्या बनाएंगे, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल वहां पे क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है CaCO3 सॉलिड। अगर आप इसमें CaCO3 सॉलिड की बात करते हो, ये इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व हो रहा है, हमें पता है ये इक्विलिब्रिया है, इसके अंदर वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमसे पूछ रहा है। तो स्पीसीज मेरी कितनी है, क्या कोई आयन में ब्रेक हो रहा है, नहीं, तो स्पीसीज कितनी हो गई, 1 2 और 3, एन कितना हो गया 3, माइनस के में क्या इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि कोई आयन नहीं है। क्या कोई रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही। हाँ, एक इक्विलिब्रिया जरूर है, तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रिया माइनस हो गया, तो आपके पास कंपोनेंट कितने आ गए, 2, कंपोनेंट कितने आ गए, 2। ऐसे ही, ओहो इतनी लंबी कहानी दे दी क्या ये, देखो जैसे इन K प्लस Br माइनस Cl माइनस Na प्लस, देखो इन दो को कंसिडर करो, इन दो को कंसिडर करो, इन दो में जो डिफरेंस है आपके पास वो क्या है, K प्लस Na प्लस Na प्लस Br माइनस Cl माइनस वाटर लिक्विड वाटर गैस, वाटर लिक्विड वाटर गैस। यहाँ पे वाटर लिक्विड के साथ हमने उसके H प्लस OH माइनस को कंसिडर नहीं किया, जबकि यहाँ पे किया है। दोनों के केसेस में अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालते हो, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं ले रखा क्या, यही तो रखा होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं, चल छोड़ो, नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप लेके चलते हो, देखो तो मैं कंसिडर करूँ स्पीसीज कितनी है, 1 2 3 4 5, वाटर के सारे फेजेस की एक ही कंसिडर करा जाएगा। स्पीसीज कितनी कंसिडर करी जाएगी वाटर की, 1 ही, चाहे कितने भी फेजेस हो। तो C क्या हो गया 5 माइनस, इसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कितना लगेगा 1, क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। अगर आप इसमें बात करते हो कि रिएक्शन हो रही है मेरी वाटर की, वाटर अपने आप में डिसोशिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में, तभी तो मैंने H प्लस और OH माइनस को कंसिडर करा है। तो क्या हो गया, 2 बढ़ गए, मतलब 5 की जगह तो क्या आ गया 7, माइनस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो अलग ही लग रहा है 1, उसके साथ एक क्या लग गया, इक्विलिब्रिया, और एक इक्विलिब्रिया लगा, एक इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी लगी, और एक अलग से लगा कि वाटर की रिएक्शन हो रही है H प्लस और OH माइनस में, वाटर अपने आप में ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH माइनस में।
-1, टोटल कितना आ गया 4। इसलिए हम कंसिडर ही नहीं करते हैं H+ और OH- को, ठीक है। जैसे ये देखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कंडीशन इज काउंटेड टिल द अदर रिएक्टिंग कंडीशन इज नॉट गिवन, ठीक है। अगर स्पेशली नहीं दिया हुआ तो हम जितने भी सॉल्ट केसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कितना मानेंगे 1। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स इन वाटर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज नॉट एनी यूज इन कंपोनेंट कैलकुलेशन, कि हम डिसोसिएशन को नहीं मानते, अगर मानेंगे तो फिर हमें रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर आर ऑल्सो नॉट यूज, कि अगर डिफरेंट फेजेस को आप अलग से काउंट करते हो तो काउंट करोगे, फिर उनके बीच में इक्विलिब्रियम दिखाओगे कि लिक्विड और गैस के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो एक फालतू आपने स्पीसीज काउंट करी, उसमें से एक इक्विलिब्रियम माइनस कर लिया, ऑटोमेटिकली आपके पास सेम चीज पड़ जाएगी। तो बेटर है कितने भी फेजेस ऑफ वाटर के हम क्या कर लें, उनको 1 ही कंसिडर करें, ठीक है। अब जैसे बुक से एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, सेम चीज है, वही फॉर्मूला है, उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है S-E+R या S-E-R, कि S तो क्या हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीसीज, और E क्या हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ये इसमें तो इक्वेशन और इक्विलिब्रिया, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। उन सबको एक में भी कंसिडर कर सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे Na2SO4 और वाटर का सिस्टम है, ठीक है। Na2SO4 और वाटर डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, दो चीजें मान के चलते हैं कि भाई या तो डिसोसिएशन में चला जाए, डिसोसिएशन में चला गया तो सॉल्ट कैसी स्पीसीज बना लेगा, ऐसे Na+SO4 और वाटर। अगर सॉल्ट भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है डिसोसिएशन में तो ऐसे ही बना लेगा, Na2SO4 था ही, Na+SO4 और वाटर किस में चला गया, H+ और OH- में। सब में कैलकुलेट करके देखो, सब में आपके पास सेम आएगा कंपोनेंट, सब में क्या आएगा, एक सिस्टम के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट सेम आएंगे, चाहे आप कैसे ही निकाल लो, ठीक है। जैसे सिंपली अगर मैं मानती हूँ कि ये डिसोसिएशन में नहीं जा रहे, तो मेरे पास मैंने क्या बताया था, C = N-K। N कितना हो गया, स्पीसीज कितनी हो गई, सिंपली 2, माइनस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है नहीं है, माइनस कोई आपके पास इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है नहीं, क्योंकि मैं कुछ मान के ही नहीं चल रही, तो आपके पास 2 - 0 कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या आएगी, नंबर ऑफ स्पीसीज, अगर सिर्फ Na2SO4 डिसोशिएट हो रहा है, स्पीसीज कितनी है 3, जब स्पीसीज 3 है तो मैंने बोला है कि ये आयंस में ब्रेक हुआ है, आयंस में ब्रेक हुआ है तो माइनस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी 1, क्या कोई और रिएक्शन इन्वॉल्व है नहीं, तो फेज कंपोनेंट कितने हो गए 2। नेक्स्ट में मान के चलूं तो भी क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, माइनस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी 1। जब मैं ये मान के चल रही हूँ H+ और OH-, तो इसमें इक्विलिब्रिया भी इन्वॉल्व हो गया है, एक तो ये इक्विलिब्रिया, दूसरा ये इक्विलिब्रिया, मतलब 2 क्या हो गए मेरे पास इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व, और इनके साथ साथ एक रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, कौन सी, जिसमें आपके पास Na+ और OH- भी रिएक्शन कर सकता है आपस में NaOH बनाने के लिए, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कंपोनेंट कितने आएंगे, वही सेम 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए, यहाँ तक तो आ गया कंपोनेंट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला होता है F = C - P + 2, F = C - P + 2। जब हमने कंपोनेंट निकाल लिया, हमने फेज निकाल लिया, तो इसमें पुट करो डायरेक्टली F आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द सिस्टम सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कम्प्लीटली डिफाइंड, कि वो मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां से हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकें, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द बेसिक वेरिएबल्स, कि ये बेसिक वेरिएबल ही हर जगह पे चेंज होते हैं इक्विलिब्रियम में, एक जगह फिक्स रहता है कि भाई इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहेगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम स्पेसिफाई नहीं करते। इनके अलावा कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे वाटर का सिस्टम है, वाटर के सिस्टम में हमने क्या निकाला था, कंपोनेंट 1, फेज कितने निकले थे, फेज यहाँ पे कितने हैं, वो लिक्विड और गैस 2 फेज है, इसका मतलब C - 1 - 2 + 2
एफ कितना हो गया है 1, कि अगर हमें इसका कोई भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो मैं बोल सकती हूँ वाटर लिक्विड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तभी बॉयल करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर मेरे को सिर्फ एक टेम्परेचर वेरिएबल मेरे को पता लग गया, तो एक टेम्परेचर एक ही इसका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 0 भी हो सकते हैं, एफ की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसमें पता नहीं है या नहीं है। एफ की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 3, ठीक है, कहीं पे 2 भी होगा, ये 2 रहा। तो अगर आप 0 होता है तो उसको बोलते हैं इनवेरिएंट, 1 होता है तो मोनोवेरिएंट, 2 होता है तो आपके पास बाई वेरिएंट, 3 होता है तो ट्राई वेरिएंट। इस तरीके से सिस्टम बोला जाता है। ये कैसे कैसे निकलेगा, क्या क्या आते हैं इसमें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन। अगर 3 से भी ज्यादा आ जाता है तो क्या आ जाती है, वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन अगर 3 से ज्यादा आएंगे। वैसे 3 से ज्यादा जनरली आते नहीं है, हमें 3 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो वो उसका ट्रिपल पॉइंट हो जाता है, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ते। मिनिमम आपके पास 0 हो सकता है, मैक्सिमम आपके पास 3 हो सकता है। ठीक है, फेजेस की जब बात करते हैं तो मिनिमम फेज 1 होगा और मैक्सिमम फेज कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कंपोनेंट 1 होगा, मैक्सिमम कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 में डायरेक्ट पुट करो कंपोनेंट और फेज जो आप निकालते हो आयो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे फेज रूल।